Hello viewers, myself Seema Kumari from Commerce Department and today we will learn about cost accountancy. Introductions of cost accounting. Cost accounting होती क्या है इस चीज़ के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. Basically cost accounting is nothing but the recording of cost which you are expenses during the financial year of a business. हम जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं अपने बिजनेस हाउसेस में उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली इस टर्म को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. इट्स बेसिकली अ मैनेज्ड वे इन विच वी डू दैट कॉस्ट अकाउंटिंग. बेसिकली इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. असेटमेंट ऑफ अ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ अ कॉस्ट, मेक और बाय डिसीजन कॉस्टिंग पे कि हमारी कितनी खर्च हुई है कितनी खर्च नहीं हुई है, ये इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली सिमिलर वे में होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला जो उद्देश्य होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, उससे कॉस्ट कंट्रोल भी की जा सकती है. नेक्स्ट मेक और बाय डिसीजन कि बिज़नेस हाउसेस को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना. इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारी कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है या कम इनकर हो रही है. एंड नेक्स्ट दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस. अगर कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा हुई तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइसेस हमारी ज़्यादा होगी. एंड नेक्स्ट कॉस्ट यूनिट. बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी होती है कि एक एक यूनिट के बारे में हम कॉस्टिंग लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और हमने 500 मैन्युफैक्चरिंग किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें कितना ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उससे ऑटोमेटिकली हमारी 500 प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा. तो बेसिकली कॉस्टिंग सबसे पहले कॉस्ट यूनिट पे की जाती है. एंड कॉस्ट यूनिट इज़ नथिंग बट द कैलकुलेटिंग ऑफ अ कॉस्ट यूनिट वाइज. ये चीज़ होती है कॉस्ट यूनिट. एंड नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द मेथड ऑफ कॉस्ट यूनिट. मेथड ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उनकी नेचर कैसी है, क्या क्या बिजनेसेस वो यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हम कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है और कौन सी मेथड हमें यूज़ नहीं करनी है. तो सबसे पहली जो मेथड होती है वो होती है जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग बेसिकली वो मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे 3 डिफरेंट जॉब्स होते हैं अलग अलग. मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश्ड और जहाँ पे सेलिंग हेड होती है. तो मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब कॉस्टिंग होती है उसका अलग कैलकुलेशन होगा. दूसरे जॉब की जो हमारी फिनिश्ड वाली है उसकी अलग कॉस्टिंग होगी. तो बेसिकली सबसे पहले होती है जॉब कॉस्टिंग जहाँ 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्टिंग होती है. नेक्स्ट होती है बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग वहाँ होती है जहाँ पे ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप वाइज कॉस्टिंग होती है. एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है जहाँ अलग अलग ग्रुप्स हैं, वेयर हाउसिंग की अलग ग्रुप है, मैन्युफैक्चरिंग की अलग ग्रुप है. तो उस ग्रुप वाइज की कॉस्टिंग को हम कहते हैं बैच कॉस्टिंग. ओके. नेक्स्ट होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. जॉब कॉस्टिंग छोटे स्तर पे होती है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत बड़े स्तर पे होती है. दैट इज़ डिपेंड अपॉन द लॉन्ग टर्म्स बेसिस. और ये कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फिनेंशियल ईयर से आगे की होती है. और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होती है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क होते हैं हमारे उसके लिए होती हैं कि पर्टिकुलरली रोड का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को दिया गया है तो उसकी रोड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे बनेगी, उसके डायरेक्ट मटेरियल कितने होंगे, डायरेक्ट लेबर क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, उनके ओवरहेड्स क्या क्या होंगे. दैट इज़ बेसिकली हम मेथड्स इसी वजह से निकालते हैं कि हमारी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस हिसाब से हम कॉस्टिंग का मेथड्स डिसाइड करते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग. बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग अगर 3 तरीके की प्रोसेस हो, केमिकल इंडस्ट्री में खास करके हम प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी. प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस ए के जो फिनिश नॉर्मल गुड्स होते हैं डायरेक्ट मटेरियल वाले, वही सेम चीज़ प्रोसेस बी के लिए रॉ मटेरियल हो जाते हैं. तो बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग इस तरह से होती है, किसी भी यूनिट में अगर केमिकल इंडस्ट्री हो, इस तरह की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, तो हम ये प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं उनके ऊपर. देन मल्टीपल कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कॉस्ट यूनिट. हमें सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट कॉस्टिंग हमारी कितनी लग रही है. फॉर एग्जांपल अगर आप इस पेन के बारे में देखें, इस पेन में बेसिकली हम अगर ये देखें कि इसमें असेंबलिंग पॉइंट है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3.
दिस इज़ बेसिकली सबकी कॉस्टिंग हमने अलग अलग की होगी और इसके बाद इस चीज़ को असेंबल किया होगा। असेंबल करके जो हमारी कॉस्टिंग आई होगी, इस कॉस्टिंग को असेंबल करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इस पेन का प्राइस कितना होगा और उसके बाद उसकी प्रॉफिट हमें समझ में आएगी कि हमें वो प्रॉफिट हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली यूनिट कॉस्टिंग में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि इस एक पेन की कॉस्टिंग या फिर एक इस कैप की कॉस्टिंग या फिर इस रिफ़िल की कॉस्टिंग हम निकालें, तब समझ में आएगा बेसिकली कि ये पेन प्रॉफिटेबल हो रहा है हमारे लिए या नहीं हो रहा है। Budgetary control, controls of costing. How many types of controls of costing? How we can control our cost? First of all, budgetary costing. बजटरी कॉस्टिंग में बेसिकली होता है कि मान लीजिए कि हमने इस पेन का बजट जो है वो 10 रुपीज़ रखा हो, ठीक है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये पेन 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ तक बन जाए। अगर हमारी कॉस्टिंग ऐसी होती है, दैट इज़ अ बजटरी कॉस्टिंग, कि पहले हम इस पेन का बजट बनाते हैं। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक स्टैंडर्ड हमने लिमिट कर लिया कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फ़र्क होना। कभी भी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो नहीं बढ़नी चाहिए। दैट इज़ अ टिपिकल बेस्ट कॉस्टिंग मेथड। कॉस्ट एनालिसिस इसी बात पे होती है ज़्यादातर जनरली, कि जब हमारी कॉस्टिंग मेथड है वो बहुत ही उम्दा हो। हमारी बजटिंग कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग ये होती है कि एटलीस्ट हमारे पास मार्जिन उस चीज़ का निकल सके, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। नाउ वी विल रन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की वो थियोरेटिकल बेस्ड थी। अब हम उस चीज़ को बनाएंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग निकालने के लिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं और उस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले 3 चीज़ होती है। डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। इस चीज़ को बनाने में, इस पर्टिकुलर पेन को बनाने में जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल लगी होगी वो कितने होंगे, डायरेक्ट लेबर कितने होंगे। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो डायरेक्टली इस पेन को बनाने के लिए यूज़ की हुई है, वो मटेरियल नहीं। उसी तरह डायरेक्ट मटेरियल के अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल होती है। मान लीजिए इस कैप को बनाने के लिए जो प्लास्टिक पेन है दैट इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन इस पेन के कैप को लाने के लिए कोई इंसान अगर आ रहा है दैट इज़ अ इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिससे कि प्रोडक्शन डायरेक्टली हैम्पर होती है और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिससे कि प्रोडक्शन इनडायरेक्टली हैम्पर हो, डायरेक्टली हैम्पर नहीं हो। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले 3 चीज़ होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जिसके बिना हमारी कॉस्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी। नाउ प्राइम कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो सबसे पहली चीज़ निकलती है हमारी वो प्राइम कॉस्ट निकल के आती है। और प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए जो सबसे पहला काम हम करते हैं, एडअप करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने पहले ही बताया है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो ओवरहेड्स होते हैं जिससे कि प्रोडक्शन डायरेक्टली हैम्पर होता है। नाउ प्राइम कॉस्ट के बाद हमारी चीज़ें निकलती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हम इस बारे में आते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो होते हैं कि वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इस पेन को प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्टिंग में लगी हो, जैसे कि लाइटिंग, डेप्रिशिएशन, वेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर्स मैनेजर्स सैलरी, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कि फैक्ट्री में सारे काम चलते हैं। ओवरहेड्स का मतलब होता है बेसिकली एक्सपेंसेस। ओवरहेड 2 तरीके के होते हैं, ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड। तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, अभी तक हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया था। प्राइम कॉस्ट मैं फिर से बता रही हूँ, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम उसमें वर्क कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट के बाद निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम करते हैं वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड वो होता है, वो स्टेशनरी, वो सारी ऑफिशियल वर्क्स जो कि
जो कि एक्सपेंसेस जैसे कि मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन द पर्टिकुलर फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। ऑफिस ओवरहेड, वो एक्सपेंसेस जो ऑफिस में यूज़ की जा रही है, ऑफिस ओवरहेड्स के नाम से कहलाई जाती है। अब तक आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब आएगा जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसमें ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज़ नथिंग बट जब हमारी ये पूरी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाती है मार्केट में जाने के लिए, तो जाने के समय इसमें जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस पेन को हम डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में लेकर के जाते हैं, ये सारी एक्सपेंसेस तब जा कर के आती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए ये पेन अगर 15 रुपये का मिल रहा है बाज़ार में, तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये तक आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है कॉस्ट एनालिसिस। आप ये सारी चीज़ें अपने सम में जब करने बैठेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो कि मैंने बताया कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। थैंक यू सो मच।